सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान भारत के बीच अब लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि नूर खान एयरबेस की पूरी कहानी कल जो आपको सुनाई थी, इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। एक 14 दिन की लड़ाई ने कैसे पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर देश बनने की तरफ ले जाने की कोशिश की, कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना, और कैसे पाकिस्तान जिसने अभी कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं किया, कोई बॉम्ब भी नहीं बनाया, उसे 11 साल पहले, मतलब 11 साल बाद उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 11 साल पहले दुनिया भर के बहुत सारे जासूस, बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान पहुंचे, सुगबुगाहट थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन उन सारे जर्नलिस्ट को भगा दिया गया, कुछ को तो पीटा भी गया। लेकिन वही पाकिस्तान जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने बहुत खुफिया रखना चाहता था, पहले टेस्ट से 11 साल पहले खुद ये चाहता था कि इंडियन मीडिया में इसकी खबर लीक हो, और एक इंडिया के एक नामी उस वक्त के जर्नलिस्ट पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो पितामह जिसको कहते हैं वो लोग, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, उनका इंटरव्यू लाइनअप कराया। 11 साल पहले क्यों पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारत में लीक करना चाहता था, पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर वेपन बनाता है, कैसे न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना, पेश है पूरी कहानी। आज भी 200 से ज़्यादा देश हैं पूरी दुनिया में जो यूएन के साथ जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ, लेकिन इस मोर देन 200 कंट्रीज में से सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, सिर्फ 9। इनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन, पांचवा है इंडिया, छठा है पाकिस्तान, सातवां है इजराइल, आठवां है नॉर्थ कोरिया, और साथ में एक और कंट्री है रशिया। तो अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में पहले कहा जाता था कि पता है कि नहीं, लेकिन अब ऑफिशियली है कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो कुल 9 देश, और इन्हीं 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सोचिए 200 से ज़्यादा। तो न्यूक्लियर कितना खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, और उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए बाकी देश बनाते नहीं। तो 9 कंट्री और उसमें से एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और किसी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं है। और सबसे खतरनाक है कि पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन है, तो सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ की न्यूक्लियर की सेफ्टी को लेकर भी है। 1971 याद होगा आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की दूसरी लड़ाई थी, दूसरी जंग थी। 65 की जंग पाकिस्तान हार चुका था, उसके 6 साल के बाद ही पाकिस्तान के साथ भारत की दूसरी जंग थी, और ये जंग इसलिए हुई कि ईस्ट पाकिस्तान चुनाव के बाद वहाँ बहुमत मिली, लेकिन जनरल याहिया ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के लोग वहाँ ज़्यादा थे, बंगाली बोलते थे, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया गया। मजबूरन भारत को उतरना पड़ा इस जंग में, और सिर्फ 14 दिन के अंदर 1971 की वॉर खत्म हो गई। पाकिस्तान न सिर्फ हारा बल्कि उसके 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बना। सबसे शर्मिंदगी की बात यह थी कि ये पहली बार दुनिया ने देखा कि किसी देश के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया ढाका में। तो जंग खत्म हो गई 14 दिनों के बाद। जनरल याहिया उस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। पाकिस्तान बुरी तरह 65 हार चुके थे। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, जनरल याहिया को जाना पड़ा। अब उसी दौरान पाकिस्तान में उभर कर सामने आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान की कमान संभाली तो पहली चीज़ उन्हें ये समझ में आई कि 65-71 दोनों पाकिस्तान हारा, 47 इससे पहले कबायलियों और फिर पाकिस्तानी आर्मी के साथ जंग में कश्मीर को लेकर भी हारा, तो 3 जंग तो लगभग वो हार चुके थे। भुट्टो ये मानकर चल रहे थे कि कभी भी भारत के साथ कोई जंग होगी तो पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत की सेना, उनकी संख्या, और ये वो दौर था जब सेना के संख्या बल पर जंग लड़ी और जीती जाती थी। अब टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया। अब सैनिकों से ज़्यादा बटन और मिसाइल और ड्रोन ही काम आते, और या बम। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की कमान संभाली तो उन्होंने एक ऐलान किया, एक मीटिंग बुलाई, और एक ऐलान तो पब्लिकली था, जो पब्लिक डोमेन में है, वो ये था कि पाकिस्तान 1000 साल भूखा रह सकता है, घास की रोटी खा सकता है, लेकिन वो ऐसा काम करेगा कि कम से कम भारत के साथ जंग हो तो वो जीत सके।
बाकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त ये कहा था, क्योंकि सुगबगाहट ये थी कि अब भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो उनका कोट था ये कि क्रिश्चियन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जूस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हिंदूज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मुस्लिम के पास नहीं। और इसीलिए अब पाकिस्तान चाहे घास की रोटी खाना पड़े, न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएगा। ये पहल थी 1971 के उस बांग्लादेश की हार के बाद, और यहीं से बुनियाद पड़ी थी पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अब इसके बाद भुट्टो ने उसी दौरान में सिर्फ कहना नहीं था, करना था। तो पहली बार भुट्टो ने बनाया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, PAEC। और इस PAEC का जो पहली बार हेड बनाया वो उस वक्त मुनीर थे, मुनीर अहमद खान। मुनीर अहमद खान को पाकिस्तान के एटॉमिक या न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम का हेड बना दिया गया। और जनरल भुट्टो ने कहा, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कि सिर्फ 3 साल का टाइम है आपके पास, आप 3 साल के अंदर सारी चीज़ डेवलप कीजिए। वक्त कम था, तेज़ी से वक्त बीता गया। 1974 आ गया। 74 में ये सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका था, एटॉमिक सब सारे काम कर रहे हैं। मुनीर अहमद खान का अच्छा खासा जलवा हुआ करता था उस वक्त। ये तब ऑस्ट्रिया के वियना में इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में काम कर रहे थे, और वहाँ के रिक्टर डिवीज़न में एक डायरेक्टर के तौर पर पोस्टेड थे। मानी का अच्छा खासा तजुर्बा था न्यूक्लियर और बाकी चीज़ों का। तो मुनीर खान ने संभाला। इत्तेफाक से उसी दौरान एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, और वो कैरेक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक जिनको कहा जाता है। अब्दुल कादिर खान तब पाकिस्तान में नहीं थे, और ये नीदरलैंड में जॉब कर रहे थे। और उसी कंपनी में, चूंकि ये एक फिजिक्स के स्टूडेंट और इसी लाइन पर काम कर रहे थे कि कैसे न्यूक्लियर बम और सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब्दुल कादिर खान के बारे में भी पता था, और ये पता था कि न्यूक्लियर बम बनाने में ये आदमी काफ़ी काम आ सकता है। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि आप जब भी अगली बार पाकिस्तान आओ नीदरलैंड से, तो आप हमसे मिलना, ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा ठीक है। तो इसके बाद अब अब्दुल कादिर खान वहीं अपना नीदरलैंड में काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ये हुआ कि नीदरलैंड में न्यूक्लियर के राज और बाकी चीज़ों के चोरी के इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा चला, पकड़े गए। हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया। 74 में अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान के इसी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर जुड़ गए। अब अब्दुल कादिर खान और मुनीर अहमद खान ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर के भविष्य को बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच में ईगो आ गया। मुनीर अहमद खान चूँकि पहले चेयरमैन थे इस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, अब्दुल कादिर खान को लगता था कि उनका कद ज़्यादा बड़ा, वो ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इन दोनों में ईगो की लड़ाई बढ़ती गई, काम रुक रहा था। आखिर फैसला लेना पड़ा, मुनीर अहमद खान को साइड किया गया, अब्दुल कादिर खान को अब पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी, ये कहें कि न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम का बॉस बना दिया गया। अब अब्दुल कादिर ने काम करना शुरू किया। इधर उधर से कहते हैं कि वो नीदरलैंड और कहाँ कहाँ से सारे जो फार्मूला है वो चोरी करके लाए। चीन के जो परमाणु बम थे उसके डिज़ाइन को उन्होंने चोरी की, नकल की, और इस तरीके से धीरे धीरे अब वो बॉम्ब बनाने में लग गया। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये पता था कि भारत इस मामले में ऑलरेडी निकल चुका है आगे। तो डर था कि कहीं भारत अगर आगे निकल गया तो 2 जंग तो वैसे ही पाकिस्तान बिना न्यूक्लियर बम के हार चुका है, फिर क्या होगा। अब उन्होंने अपने साइंटिस्ट पर पाकिस्तानी हुकूमत ने जोर डालना शुरू किया कि जितना जल्दी हो ये सब कुछ बनाओ। इसी दौरान में होता यह है कि भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। 1974 में भारत पहली बार जब परमाणु परीक्षण करता है, यानी न्यूक्लियर टेस्ट, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि तब भारत गिने चुने देशों में अपना नाम शुमार करा चुका था। इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम तब रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। कई इस पर फिल्में भी बनी, और ये स्माइलिंग बुद्धा इसलिए था कि हमारी थीम यही थी कि हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, ये हमारी सेफ्टी और शांति के लिए, हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल अस्पतालों में, इलाजों में, बिजली के लिए इसका करेंगे। तो खैर उस पर बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारी भारत पे बंदिश लगाई, लेकिन पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। अब पाकिस्तान ने इधर
अब्दुल कादिर खान पर और दबाव डालना शुरू किया। अब पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारी चीज़ें लानी है। दूसरी तरफ बाकी देशों को भी, अमेरिका समेत, ये खतरा है कि पाकिस्तान को चुप तरीके से बना रहा है। भारत भी बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता। इसी दौरान में 1987 1987 का साल आता है। 1987 में अभी तक ये चल रहा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है, बना रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। कई इंटरनेशनल मीडिया, खुफिया एजेंसी सारी लगी हुई थी पाकिस्तान के इस राज को जानने के लिए। भारत का भी इंटरेस्ट था, लेकिन जानकारी नहीं मिल रही थी। हालांकि ये भी पता था कि अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के एटॉमिक इस रिसर्च या परमाणु बम के मेन बॉस है और उन्हीं के जरिए ये काम हो रहा है। कई देशों से ये भी है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो बहुत सारे देशों से चुराया गया, फार्मूले से बनाया गया, बॉम्ब के भी डिज़ाइन चुराया गया और उसके बाद बनाया गया। तो खैर, पाकिस्तान इंडिया 1974 में कर चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिशन बना रखा है कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। और धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन जो 4 साल का टारगेट दिया था वो खिसकता गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, मसले थे। आप इतनी जल्दी ये खिलौना तो है नहीं बॉम्ब। तभी 87 का दौर आता है। 1987 में इंडिया में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हुए, कुलदीप नैयर साहब, कई अखबारों के एडिटर रहे। कुलदीप नैयर साहब की इंडियन जर्नलिज्म में अपनी एक जगह है। तो कुलदीप नैयर के एक और दोस्त थे, वो भी जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में, और वो थे पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है मुस्लिम, उसके एडिटर थे। तो उनका नाम था मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन और कुलदीप नैयर में अक्सर बातचीत हुआ करती थी, खबरों को लेकर, पाकिस्तान के हालात को लेकर। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी दोनों मिला करते थे। इत्तेफाक से 1987 में मुशाहिद हुसैन की शादी थी इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कुलदीप नैयर को इनवाइट किया, कहा कि आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें खुशी होगी। कुलदीप नैयर से चूंकि अच्छी दोस्ती थी, कुलदीप नैयर ने भी कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। कुलदीप नैयर का कद बहुत बड़ा था, तो और उस वक्त इतने बुरे हालात भी नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के बीच, बहुत सारे वीज़ा आसानी से मिल रहा था। तो अब 87 में कुलदीप नैयर पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान में वो मुशाहिद हुसैन की शादी में शरीक होने के लिए गए। मुशाहिद हुसैन उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं। जब वो रिसीव करने आते हैं तो गले मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरी शादी में आए, मुझे बहुत खुशी है, और इस शादी में आने के बदले मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। कुलदीप नैयर साहब ने कहा क्या? तो उन्होंने धीरे से कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड है, साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, उनका आपको इंटरव्यू करवाऊंगा। ये सुनते ही कुलदीप नैयर साहब खुश हो गए। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था और ये सारी खबरें आ रही थी, पूरी दुनिया की मीडिया पीछे थी, कुलदीप नैयर साहब ने भी बहुत कोशिश की कि अब्दुल कादिर खान का किसी तरह एक इंटरव्यू हो जाए, पर नाकाम रहे, मिला नहीं। अब अचानक वो अपने दोस्त की शादी में गए और दोस्त कह रहा है कि रिटर्न गिफ्ट में आपको ये देंगे, तो फिर वो और खुश हो गए। अब इसके बाद ये जब पाकिस्तान पहुंचे तो कुलदीप नैयर पाकिस्तान में भी एक जाना माना चेहरा हुआ करते थे, उनकी खबरों का असर हुआ करता था। तो इस्लामाबाद में उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का राज था। तो जनरल ज़ियाउल हक के एक मिनिस्टर थे फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान ने कुलदीप नैयर की शान में दोपहर को लंच पे बुलाया था उन्हें। वो लंच पे थे वहीं, साथ में उनके दोस्त मुशाहिद हुसैन थे। तभी अचानक के मुशाहिद हुसैन ने उसी लंच के दौरान कुलदीप नैयर साहब से कहा कि इंटरव्यू लाइनअप हो गया है और आज शाम को ही बुलाया गया। कुलदीप नैयर साहब खुश कि यार, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक है उससे इंटरव्यू करना। अब शाम को ये लोग निकलते हैं तैयार होकर। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ तैयारी करने का उन्हें मौका भी नहीं मिला। अब एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के सरकार की, फौज की निगाहें हैं, आप उसकी सुरक्षा, उसके बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और इससे पहले ये इंसिडेंट कहीं हुआ था कि कुछ जर्नलिस्ट, एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट, उनके फोटोग्राफर और रिपोर्टर को पीट दिया गया था, जिस अरगल पहाड़ी इस्लामाबाद में उसी के पास उनका एक बंगला है जहां वो बहुत पाकिस्तानी फ़ौज की सुरक्षा घेरे में रहते थे अब्दुल कादिर खान। तो मतलब कई लोगों ने कोशिश की, कभी किसी को मिलने नहीं दिया गया और सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता था, क्योंकि अब्दुल कादिर खान को मारने की भी बहुत कोशिश हुई थी। लेकिन जब कुलदीप नैयर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ना उनको कहीं रोका गया, ना कोई तलाशी ली गई, कुछ नहीं, सीधे वो बंगले के अंदर दाखिल हुए। बंगले के अंदर जब दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद अब्दुल कादिर खान से मुलाकात हुई। अब कुलदीप नैयर के सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर माइंड बैठा हुआ है।
सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन कुलदीप नैयर जितने भी सवाल कर रहे थे वो उसका घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे। मतलब कोई ऐसी बात निकल कर सामने नहीं आ रही थी कि कोई कहानी बन सके। हर बात में वो जिस तरह से जवाब दे रहे थे उसमें यह कि हाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन बना है कि नहीं पता नहीं, आगे क्या होगा ये पता नहीं। तभी इंटरव्यू के दौरान कुलदीप नैयर को लगा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा इनको, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये इंटरव्यू जो है ये ऐसे ही नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बॉस एक इंडियन जर्नलिस्ट को अगर इंटरव्यू इतनी आसानी से दे रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI, इन सब की मर्जी से ये हो रहा है। अब नैयर साहब को ये समझ में आया इन सब की मर्जी से क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये पता चल गया था। तो उन्होंने कहा जब मर्जी से ही हो रहा है तो फिर कड़वे सवाल पूछते हैं घुमा कर, क्या मतलब। तब उन्होंने फिर ये कहा कि जब मैं इंडिया से आ रहा था तो मैंने ऐसे ही कहा था कि शायद आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। और तो एक ने मुझसे ये कहा कि क्यों पाकिस्तान में जाकर वक्त बर्बाद कर रहे हो, पाकिस्तान के पास ना तो ऐसा कोई आदमी है, ना ऐसा कोई साइंटिस्ट है, ना ऐसा किसी के पास दिमाग है जो न्यूक्लियर बम बना सके। जैसे ये बात अब्दुल कादिर खान सुना वो भड़क गए। पहली बार आपक होते हैं और कहते हैं कि जाकर उनसे कह देना कि पाकिस्तान में ऐसा दिमाग है, ऐसा शख्स है, एंड वी हैव इट, मतलब वो बम भी है। तो बाकायदा कोट करके कहा कि जाकर कह दो, मेज पे मुक्का मारते हुए कि वी हैव इट, हमारे पास वो बम है। तब इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि आपने नीदरलैंड से फार्मूला चुराया और ये। तो उन्होंने फिर गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि नीदरलैंड ने, कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। फिर उनसे ये भी कहा गया कि आपके बॉम्ब का पता नहीं मेयार या मेरिट क्या होगा। तो आखिर में वो इतने गुस्से में सब कुछ जाकर ओपनली कहते हैं कि हमने बॉम्ब बना लिया है और हमने उसका टेस्ट कर लिया है, और टेस्ट की डिटेल भी दे देते हैं। अब ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू हो गई। अब एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड एक्सेप्ट कर रहा है कि वी हैव इट, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है 87। कुलदीप नैयर साहब इसके बाद वापस इंडिया आते हैं, लेकिन आते ही वो इस इंटरव्यू को भी छापते नहीं, रोक के रखते हैं। अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या। पाकिस्तान जाने के बाद वो गए अपने दोस्त की शादी में, अचानक जो सबसे सीक्रेट इंसान है उसके साथ इंटरव्यू कराया जा रहा है। तो पता चला कि इंटरव्यू जनरल ज़ियाउल हक जो उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी मर्जी से हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज की मर्जी से हुआ और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मर्जी से हुआ। अब ये सब क्यों मर्जी से हुआ, इसकी भी एक कहानी थी। कहानी ये थी कि उस वक्त इंडिया एक युद्ध अभ्यास कर रहा था, और ये बात है 1986-87 की शुरुआती दिनों की। और ये युद्ध अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ही हो रहा था और बड़े ज़ोर शोर से था, बल्कि उसमें यह भी था कि कहीं चीन और पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना हो जाए भारत। तो पाकिस्तान को भारत के इरादे ठीक नहीं लगे, उसे लगा कि कहीं युद्ध अभ्यास के नाम पर भारत हमला ना कर दे पाकिस्तान पर। तो इसे कैसे रोका जाए, जबकि भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है, सिर्फ कोई हमला वमले की प्लानिंग नहीं है, हर देश करता है अलग अलग वक्त पर। तब पाकिस्तानी हुक्मरानों ने यह सोचा कि क्यों ना किसी तरह भारत तक ये बात पहुंचा दी जाए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इससे ये होगा कि अगर भारत हमला करने की सोच रहा है तो फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को इतने हल्के में कोई नहीं लेता। लेकिन भारत से ये बात लीक कैसे कराई जाए। तो फिर इसी दौरान में मुशाहिद हुसैन, जो वहाँ के जर्नलिस्ट, उनकी शादी का मौका, कार्ड मिला, कुलदीप नैयर साहब पहुँच गए और इसी मौके को बुलाया गया। और फिर ये लाइनअप हुआ कि दुनिया भर के मीडिया को वहाँ से भगाया गया, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को दूर रखा गया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि अपने दुश्मन देश से ही ये खबर लीक करवाते हैं, और इसीलिए चुना गया एक इंडियन जर्नलिस्ट को, कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर साहब वापस आते हैं उसके बाद वो इस इंटरव्यू को छापते हैं। जैसे ही इंटरव्यू छपता है, पूरी दुनिया की हर बड़ी मीडिया हाउसेस इस खबर को उठाती है, और पूरी दुनिया में तब पहली बार ये खबर आती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। 87 की बात है ये। लेकिन पाकिस्तान ने तब तक कोई टेस्ट ऑफिशियली दुनिया को पता है किया कि नहीं किया। 11 साल बीत चुके होते हैं इस इंटरव्यू को। 11 साल पहले अब्दुल कादिर खान ने कुलदीप नैयर साहब से जो भी कहा कि वी हैव इट, हमने टेस्ट किया है। 11 साल बाद 11 और 13 मई 1998, 1998, 11 एंड 13 मई, इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करता है।
स्माइलिंग बुद्धा 74 के बाद अब सेकंड, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इस टेस्ट का नाम शक्ति रखा गया था। लेकिन जैसे ही 11 और 13 को इंडिया अपना दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इसके ठीक 15 दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान इसी अफगानिस्तान से लगते हुए टगाई हिल्स के बॉर्डर पर पहली बार एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। 28 एंड 30 मई 1998 भारत के सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के 15-16 दिन के बाद 1998 में 11 साल पहले जिस पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बॉस ने कुलदीप नैयर साहब को ये कहा था कि हमने टेस्ट कर लिया, हम न्यूक्लियर बना चुके हैं, असल में उसका फिर टेस्ट जो हुआ वो 11 साल बाद हुआ था 1998 में। और उसी 1998 में इस टेस्ट के बाद पहली बार दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वॉर कंट्री है, जिसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, न्यूक्लियर वेपन है। तो सोचिए 11 साल बाद टेस्ट होना था, लेकिन लीक खुद पाकिस्तान ने, उसके हिसाब से भारत उसका दुश्मन देश है, अपने दुश्मन देश के एक मीडिया पर्सन को चुनता है और उसके जरिए यह खबर इंटरव्यू कराता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, सिर्फ इसलिए ताकि उस न्यूक्लियर वेपन के डर से भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे। जबकि असली टेस्ट उसने 11 साल बाद किया। 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये असल में इसके तार थोड़ा 87 से भी जुड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से हमें गुमराह और डराने की कोशिश की थी कि हमारे पास बॉम्ब है, हम टेस्ट कर चुके हैं, और अगर पाकिस्तान के परमाणु का जनक ये बात अपने मुंह से कह रहा है तो फिर लोग सुनते हैं। और पूरी दुनिया ने सुना, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे बैन भी लगे उस वक्त। बहुत बाद में जब ये सारी चीज़ें बीत गई, तो इस इंसिडेंट के बाद जब ये पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया, तो ढाका में एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर कुलदीप नैयर साहब भी गए और वहाँ वही मुजाहिद साहब, उनके दोस्त भी पहुँचे। तो जब दोनों का आमना सामना हुआ, तब कुलदीप नैयर ने पूछा मुजाहिद हुसैन से कि जब 87 में तुमने मुझे अपनी शादी के रिटर्न गिफ्ट में ये अब्दुल कादिर का इंटरव्यू कराया था, क्या वो स्टेट स्पॉन्सर था, यानी कि क्या सरकार की मर्जी शामिल थी? तब बाकायदा मुजाहिद ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक की मर्जी से हुआ था। वो चाहते थे कि एक इंडियन मीडिया में इस खबर की पुष्टि हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। बाद में टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था जनरल ज़ियाउल हक ने, और उनसे कहा गया ऐसी कुलदीप नैयर के इंटरव्यू के बाद कि आपके साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ने ये माना है कि पाकिस्तान बना चुका है, वी हैव इट, उन्होंने बाकायदा बोला इंडियन मीडिया को, तो आप क्या कहना आपका? जनरल ज़ियाउल हक नहीं माने थे। तब उन्होंने एक घुमाया इस चीज़ को ऐसे कि बम में बस एक पेंच कसने की ज़रूरत है, बाकी कोशिश जारी है। एक पेंच कसने की ज़रूरत है, ये लाइन थी। पेंच ऑलरेडी कस चुके थे, बस ऐलान बाद में हुआ। अब पाकिस्तान के पास 172 है न्यूक्लियर वॉरहेड यानी हथियार, हमारे पास 174 है। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। और अब चर्चा ये है कि जो नूर खान एयरबेस है, वहाँ के परमाणु ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हमला हुआ, जिससे रेडिएशन फैल रहा है, और पूरी दुनिया इस वक्त इसी की बात कर रही है। तो ये थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की कहानी, और कहानी उसे एक झूठ की जिसको फैलाकर पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत उस पर हमला ना करे और न्यूक्लियर पावर होने के नाते थोड़ा सा घबराए, जबकि असली टेस्ट 11 साल बाद किया। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।